हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथकुल पे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो गेट सम बेनिफिट्स फ्रॉम दिस चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉनिक सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आईआईटी जेईई एनडीए एंड आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस एवरीथिंग। ओके, और स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ये देख रहे हो, अरे भेलपुरी वाला डालने वाला नहीं है ये कोन है आपका, है ना। लेट्स एज्यूम कि ये कोन है, राइट सर्कुलर कोन। ये यहाँ से ना मुड़ा हुआ है ना, ऊपर की तरफ कैसा दिख रहा है, एकदम सर्कल जैसा दिख रहा है। ठीक है, इसको ऐसे इस तरीके से कर लेते हैं। तो आपको एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है और एक प्लेन हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से कि जो प्लेन है ये एक प्लेन है, ऐसे चाकू की तरीके से, है ना, मान लेते हैं। तो राइट सर्कुलर कोन का वो डबल साइडेड भी होगा, मतलब एक कोन ऐसा, बिल्कुल एक ही कोन ऐसा ऊपर ऐसी पोजीशन में भी होगा और नॉर्मल पोजीशन में एक राइट सर्कुलर कोन ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है और राइट सर्कुलर कोन में भी डबल राइट सर्कुलर कोन ले रहे हैं, यानी कि ऊपर वाला पार्ट भी ले रहे हैं। तो आपने ना ऐसे, वो कोन था ऊपर की तरफ भी एक कोन था इसके, तो आप एक प्लेन को ऐसे लाए और ऐसे यहां से इसको कट करा दिया। तो जब कट कराया तो बेसिकली सिर्फ एक पॉइंट है ये, है ना। जब प्लेन से आपने डबल राइट सर्कुलर कोन को कट किया तो आपको एक पॉइंट मिला। जब आपने प्लेन से इसको ऐसे, बिल्कुल ऐसे पैरेलल टू द बेस कट किया तो आपको एक सर्कल मिला। ठीक है, आपने इसको ऐसे कट किया, कैंची से इस तरीके से कट किया तो आपको एक और शेप मिली, है ना। उस शेप को हम नाम देंगे। अगर आपने इसको डबल, जो राइट सर्कुलर कोन है ऊपर वाला पार्ट भी है, ऐसे कैंची उठाई और ऐसे कट करना स्टार्ट किया, ऐसे कट करते चले गए, ठीक है, तो आपको एक शेप ऊपर से ऐसे मिली और एक शेप यहीं से इस तरीके की मिली। ठीक है, तो बेसिकली जब आप डबल राइट सर्कुलर कोन को एक प्लेन से कट कराते हैं तो आपको बहुत सारे सेक्शंस मिलते हैं और उन सेक्शंस को हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन। अब उनका डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकता है, जो कि हम आगे देखेंगे कि क्या क्या होगा, बट अभी के लिए एक बेसिक डेफिनेशन आपको मिल गई। व्हेन ए राइट सर्कुलर कोन इज कट बाय ए प्लेन वी गेट सो मेनी सेक्शंस, दे आर कॉल्ड कोनिक सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं ना। डबल राइट सर्कुलर कोन बना रहा हूं। ठीक है, जैसी शेप इस पॉइंट के ऊपर है वैसी नीचे है और एक प्लेन मैंने लिया, प्लेन दैट वाज पासिंग थ्रू बेसिकली इस पॉइंट से। ये जो पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट से एकदम ऐसे कट करता हुआ चला गया। तो जब यहां पे प्लेन और आपने राइट सर्कुलर कोन को इंटरसेक्ट कराया एट द पोजीशन एट दिस पॉइंट, बिल्कुल बेस के पैरेलल था ये। लेट्स से दिस इज बेस, ये जो लाइन है दिस इज जनरेटर ऑफ द कोन, जनरेटर ऑफ द कोन, और ये लाइन हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सिस है। ठीक है, तो फर्स्ट केस की बात करते हैं। व्हेन ए डबल राइट सर्कुलर कोन is cut by a plane parallel to the base passing through point A. Let's say this is point A. Passing through point A, then the cutting profile is a point. तो क्या मिला आपको, एक सिर्फ पॉइंट यहां पे मिला। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में अगेन आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है ना। ये आपका राइट सर्कुलर कोन हो गया और आपने प्लेन जो है आपका वो बेस के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, ऐसे कट करता हुआ जा रहा है, ऐसे कट करता हुआ निकल गया। ठीक है, तो इस केस में यहां पे जो ये बन रहा है, जो कटिंग प्रोफाइल आ रही है, व्हेन ए राइट सर्कुलर कोन राइट
circular cone is cut by a plane parallel to the base, then the cutting profile is a circle. आपको सर्कल भी मिल गया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट, उसके लिए दोबारा आपने एक राइट सर्कुलर कोन बनाया, और राइट सर्कुलर कोन आपने बनाया, सिर्फ इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। और इस केस में राइट सर्कुलर कोन के केस में बेसिकली अब की बार जो आपका प्लेन है, दैट प्लेन इज कटिंग दिस राइट सर्कुलर कोन। इसको कंप्लीट बना लेते हैं। पैरेलल टू द जनरेटर, ये हमारे पास जनरेटर था, ठीक है। आपने जनरेटर के पैरेलल यहां पे प्लेन चलाया, ठीक है। तो जो कटिंग प्रोफाइल यहां पे बन के नजर आ रही है, दिस कटिंग प्रोफाइल, दैट इज बेसिकली ए पैराबोला। सो इफ ए राइट circular cone is cut by a plane parallel to the generator of the cone, then the cutting profile is a parabola। अब देखिए एलिप्स कैसा होगा। एलिप्स के केस में जो प्लेन है, ना तो वो बेस के पैरेलल होना चाहिए, ना ही वो जनरेटर के पैरेलल होना चाहिए। इसका मतलब वो ऐसे दिखाता हूं, मैं आपको बना के ही दिखा देता हूं डायरेक्ट। इन केस ऑफ in this case, let's say this is basically your right double right circular cone, और आपका जो प्लेन है that was neither parallel to the base nor parallel to the generator of the cone, तो आपकी जो कटिंग प्रोफाइल आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। सो फोर्थ केस देखते हैं। when a right circular cone, right circular cone is cut by a plane neither parallel to the base nor parallel to the generator of cone, then the cutting profile is ellipse, है ना। तो ये यहाँ पे जो आपको मिला वो बेसिकली एक एलिप्स था। इसके बाद फिफ्थ कंडीशन देखते हैं। इन द फिफ्थ कंडीशन अगेन आपके पास एक डबल राइट सर्कुलर कोन था, ठीक है। और जो प्लेन है आपका, जो प्लेन है दैट इज बेसिकली पैरेलल टू द एक्सिस। एक्सिस के पैरेलल आपने प्लेन चलाया, तो प्लेन ने कोन को यहां पे कट किया, प्लेन ने कोन को यहां पे कट किया, और कुछ ऐसी शेप आपको मिली। सो बेसिकली जो ये शेप है इसको क्या बोलेंगे? लेट मी राइट द कंडीशन। व्हेन ए राइट circular cone is cut by a plane parallel to the axis of cone, the cutting profile is hyperbola। कटिंग प्रोफाइल क्या है हमारी उस केस में? हाइपरबोला। और सबसे बाद में ये हमारा फोर्थ था, तो ये हमारा फिफ्थ कंडीशन थी बेसिकली। लास्ट कंडीशन हमारी रह गई सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है बेसिकली। अगर आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है ऐसा, है ना, ये आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है, और आपका जो प्लेन है दैट इज कटिंग दिस हाइपरबोला एंड पासिंग थ्रू
दिस पॉइंट। तो जो प्लेन था बेसिकली वो ऐसे पास हो रहा था इससे और कट करता हुआ जा रहा था। सो मैं लिखता हूं कंडीशन, व्हेन ए राइट सर्कुलर कोन is cut by a plane through vertex, then the cutting profile is a pair of straight line, is a pair of straight line. So basically आपने अभी तक जो इसका मतलब एक प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकली जो आप देख सकते हो ना कि कोनिक्स कैसे बनते हैं, दिस इज द प्रैक्टिकल। ये अब तक आपने प्रैक्टिकल देखा। अब हम इसका मैथमेटिकल देखते हैं कि कोनिक सेक्शन को मैथमेटिकली कैसे डेवलप किया गया, कैसे उसके बारे में बात की गई और कैसे हमने उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ फाइंड आउट किया। ठीक है, तो लेट मी राइट द डेफिनेशन फॉर दैट। डेफिनेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन। डेफिनेशन क्या है? द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट in a plane such that its distance from a fixed point, आपको एक फिक्स्ड पॉइंट दे दिया गया है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, लेट्स से दैट फिक्स्ड पॉइंट इज a, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट a, b, और इस पॉइंट फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ओके, जो भी आपको फिक्स्ड पॉइंट है उसको एक नाम दे दिया इन्होंने जनरली, एंड दैट जनरल नेम इज फोकस, such that its fixed distance from a fixed point, such that the ratio of its distance from a fixed point a, b to the length of perpendicular from this point onto a fixed line। ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको भी हम एक पहले लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, और इस फिक्स्ड लाइन को भी एक नाम दे देते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स। सो द रेशियो ऑफ, सो दैट रेशियो इज कांस्टेंट बेसिकली। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? बेसिकली डेफिनेशन मैंने लिख दी, आपको समझ में आना चाहिए। पहले दो चीजें गिवन है, गिवन मींस फिक्स्ड है, लेट्स से दिस लाइन lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, एक फिक्स्ड लाइन आपको गिवन है, और एक पॉइंट a, b फिक्स्ड पॉइंट जिसको आपने फोकस बोला वो गिवन है, और इसको आपने क्या बोला? डायरेक्ट्रिक्स। ये दोनों चीजें हमें गिवन है। तो एक ऐसे पॉइंट जो पॉइंट है जिसका हमने लोकस फाइंड आउट करना है, लेट्स से दैट पॉइंट इज x, y। पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है कि उससे इसकी डिस्टेंस और उससे लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। इट मींस PS अपॉन PM एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल है। लेट्स से दैट कांस्टेंट नंबर इज E, और इस कांस्टेंट नंबर को भी आप एक नाम दे दे रहे हो शुरू में ही, दैट कांस्टेंट नंबर इज बेसिकली एसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर को भी हमने एक नेम दिया, एक से डिनोट किया ई से, और इसको नाम क्या दिया? एसेंट्रिसिटी। तो कोनिक सेक्शन क्या हुआ? बेसिकली लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट इन ए प्लेन such that its the ratio of its distance from a fixed point s था, to the length of perpendicular to a fixed line is equal to a constant, और उस constant को आपने e नाम दे दिया, एसेंट्रिसिटी आपने बोल दिया। यहां से आप बोल सकते हो PS square is equal to E square PM square। तो PS square, the distance between these two points will be equal to x minus a whole square plus y minus b whole square। a square सेम है, पॉइंट P से आपने इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपका मिला lx प्लस my प्लस n डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और इसका क्या था? यहाँ पे होल स्क्वायर था, इसलिए मैंने मॉडुलस यहाँ पे नहीं लगाया। अब हम क्या करते हैं, इस
को सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली जो डेनोमिनेटर में है उसको उधर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर की टर्म में एक साथ ली, एक्स वाई की टर्म में एक साथ ली, एक्स वाई स्क्वायर एक साथ लिया, एक्स सब एक साथ लिया, वाई की कोफिशिएंट्स एक साथ लिए, कांस्टेंट टर्म एक साथ लिया, मतलब पूरा सोल्व किया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया, लेट से द कोफिशिएंट वी रिप्रेजेंट बाय एक्स वाई के जो कोफिशिएंट आए उसको मैंने 2x से रिप्रेजेंट किया, वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट आए उसको मैंने b से रिप्रेजेंट किया, x के कोफिशिएंट को मैं 2g से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, y के कोफिशिएंट को 2f से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो भी कांस्टेंट रहा उसको मैं c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब जब आप ऊपर की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो बेसिकली आपको ये फॉर्म बनेगी, और ये फॉर्म क्या होती है हमारी? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो लोकस की कंडीशन लगाने के बाद में आपको जो मैथमेटिकल इक्वेशन मिली, मैथमेटिकल लोकस मिला, दैट इज बेसिकली दिस इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक सा है कि कॉनिक सेक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब इसके बहुत जो केसेस हैं उन केसेस की बात करते हैं। बेसिकली इसके दो तरीके की केसेस होते हैं। ठीक है, केस वन क्या क्या, मतलब इस जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है उससे क्या क्या केस बन सकते हैं। तो केस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है बेसिकली द नेचर ऑफ conic section depends whether the focus is lying on the डायरेक्ट्रिक्स और नॉट। ठीक है, तो इस पे अब हमारे केसेस बनेंगे। ठीक है, कि जो फोकस है क्या वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है या फिर वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं है। तो केस वन बनाते हैं। केस वन, व्हेन focus lies on the डायरेक्ट्रिक्स, और इस केस को आप नाम देते हैं डी जनरेट कोनिक। तो बेसिकली जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तो उस टाइम पे जो आपको कोनिक मिलेगा उस कोनिक को आप नाम दोगे डी जनरेट कोनिक। और इस केस में अगर हमारा फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई किया तो उस केस में जो डेल्टा होता है हमारा, इसकी इक्वेशन देखो हमने लास्ट में फाइंड आउट की थी, दैट डेल्टा इज बेसिकली ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। इस केस में जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है तो उस केस में इसकी वैल्यू आ जाती है 0। ठीक है, और जैसे ही इसकी वैल्यू 0 आई तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, ये जो है हमारी, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 आई देन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स a pair of straight line, a pair of straight lines। ठीक है, अब इसमें भी तीन केसेस होते हैं। इफ h स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0 और कांस्टेंट, जो कांस्टेंट था हमारा, इफ दैट इज ग्रेटर देन 1, दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर h स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0 है तो भी ये चीज सत्य होगी, और अगर E ग्रेटर देन 1 है तो भी ये कथन सत्य होगा। then in that case lines are real and distinct। सेकंड केस की बात करते हैं। if h square minus AB is equal to 0 or equal to 0, it means equal to 1, then lines are real, obvious सी बात है, and coincident। दोनों लाइंस कैसी होगी आपकी? कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड केस, इफ h स्क्वायर माइनस AB is less than 0 or that constant, or it means the ratio is less than 1, then lines are imaginary। ठीक है, तो ये आपको बेसिक सी कंडीशन मिल गई, तीन कंडीशंस
जो कि डेल्टा इक्वल टू 0 आने के बाद आपको लगानी है। ठीक है, चलिए ये तो हमारा केस 1 हो गया। केस 2 की बात करते हैं। केस 2, व्हेन फोकस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। एक केस जब डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, दूसरा केस जब डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं कर रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं नॉन डीजनरेटेड कोनिक। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करेगा तो कोनिक कहलाता है आपका डी नॉन डीजनरेटेड कोनिक। और अगर ऐसा कंडीशन है तो इन दैट कंडीशन डेल्टा इट मींस ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। तो अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया तब आपको क्या क्या चेक करना है देखते हैं। फर्स्ट, आप H स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे। अगर H स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू आ जाती है आपकी 0 के ऊपर, ठीक है, H स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू 0 इट मींस E इज इक्वल टू 1, तो जो आपका कोनिक है वो आपका बन जाता है पैराबोला। ठीक है, सेकंड, अगर H स्क्वायर माइनस AB आपकी वैल्यू आती है लेस देन 0 और यू कैन से इफ E इज लेस देन 1, तो इस केस में आपको मिलता है एलिप्स। अगर जो रेशियो है वो रेशियो लेस देन 1 है तो उस केस में आपका जो कोनिक होगा वो एलिप्स कहलाएगा। थर्ड केस, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल एच स्क्वायर माइनस ए बी बेसिकली अगर आपका ग्रेटर देन 0 आ जाता है और यू कैन से E इज ग्रेटर देन 1, तो आपका जो कोनिक है वो हाइपरबोला कहलाता है। तो कोनिक आपका क्या कहलाया? हाइपरबोला। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। सर्कल के केस में एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 होती है। सिर्फ हम एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं, h इज इक्वल टू 0 होता है और a इज इक्वल टू b होता है। तो इन केस ऑफ इफ एसेंट्रिसिटी e इज 0 देन इन दैट केस आवर कोनिक विल बी सर्कल। और एसेंट्रिसिटी 0 के केस में आपका h भी 0 होना चाहिए, साथ ही साथ a इज इक्वल टू b भी होना चाहिए। तो आपका सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला हो गया। अब हाइपरबोला में एक केस और आता है, दैट केस इज h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑब्वियसली e इज ग्रेटर देन 1। और साथ ही साथ अगर e आपकी 1 से बड़ी तो है, अच्छी बात है, e अगर आपकी √2 आ जाए एंड a प्लस b इज इक्वल टू 0 आ जाए तो आपका जो हाइपरबोला होता है वो बन जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हाइपरबोला को हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो बेसिकली इन द केस ऑफ हाइपरबोला सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी थी, वो ट्रू है, वो सत्य है, कोई उसमें भेदभाव नहीं कर रहा है, कोई इसको गलत नहीं बोल रहा है। बट अगर वो बड़ा होने के बाद √2 हो जाता है, √2 हो गया, कोई बात नहीं, मान लेते √2 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाती है तो आपका हाइपरबोला कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये 5 केस थे बेसिकली जो हमको यहाँ पे केस 2 में पढ़ने थे। अब इससे भी एक इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या, देखिए हो क्या रहा था, जब जो हाइपरबोला था, हाइपरबोला के केस में हम ऐसे कट करते जा रहे थे, अपर को भी लोअर को भी। अगर ये जो आपकी कैंची है ये सेंटर से ऐसे पास होती हुई जाती है तो भी बेसिकली आप हाइपरबोला को ही फॉलो कर रहे हैं, बट मिल क्या रहा है आपको? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और e ग्रेटर देन 1 थी, सो यू विल से इफ e इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब कहीं तक भी जा सकती है, ये इनफाइनाइट तक जा सकती है। सो अगर e ग्रेटर देन 1 हुआ तो आपकी कैंची कहां से चलेगी? आपकी कैंची पॉइंट जो वर्टेक्स था, वर्टेक्स से पास होती हुई जाएगी, और जैसे ही वर्टेक्स से पास होती हुई जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगेन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो ये फर्स्ट नोट था हमारा। सेकंड नोट, ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड नोट, ठीक है, ऑल सेकंड डिग्री टर्म्स forms a perfect square in case of पैराबोला। तो अगर आपका कोनिक एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो उस केस में जो आपकी सेकंड डिग्री टर्म थी, इट मींस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, दे विल फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। वो lx प्लस my के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आपको जरूर मिलेगा। मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा किसी ना क्वेश्चंस में इसका यूज मिलेगा, और इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोनिक सेक्शन पैराबोला है तो जो आपकी सेकंड डिग्री टर्म्स है दे विल क्रिएट ए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए, अब जब आपने इतनी सारी चीजें पढ़ ली है तो इससे रिलेटेड हम टर्म्स देख लें। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी टर्म्स रिलेटेड टू ए कोनिक। कोनिक से रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो सबसे पहले फोकस। फोकस क्या होता है? द फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, जिससे आप रेशियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। सेकंड, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स भी भाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? द गिवन लाइन, और यू कैन से द फिक्स्ड लाइन। द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो जो गिवन लाइन है वो क्या बन गई आपकी? डायरेक्ट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सिस। तो एक्सिस इज ए लाइन। एक्सिस क्या है बेसिकली? एक्सिस इज ए लाइन। कैसी लाइन है? दैट पासिस थ्रू द फोकस। दैट पासिस थ्रू द फोकस and perpendicular to the डायरेक्ट्रिक्स। तो भाई डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन और फोकस से पास होने वाली लाइन को आप बोलेंगे एक्सिस। एक्सिस के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका वर्टेक्स। वर्टेक्स बेसिकली, वर्टेक्स is the point of intersection of the conic with the axis। और इसको आप थोड़ी देर बाद में रियलाइज करोगे कि एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स, सपोज ये आपका डायरेक्ट्रिक्स था और ये आपका एक्सिस था, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और फोकस के बीच का मिडिल पॉइंट, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और फोकस के बीच का मिडिल पॉइंट ही आप महसूस करोगे कि वर्टेक्स कहलाता है। बट इसको हम अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे। सेंटर, नेक्स्ट है आपका सेंटर। सेंटर इज ए पॉइंट। सेंटर, द पॉइंट which bisects every chord passes through it। बेसिकली सेंटर सर्कल, हाइपरबोला और एलिप्स के केस में तो होगा, बट पैराबोला के केस में सेंटर नहीं होता है। नेक्स्ट इज लेटस रेक्टम। A line perpendicular to the axis and passes through the focus। ठीक है, passes through the focus। तो लेटस रेक्टम क्या हुआ? फोकस से पास होने वाली लाइन और एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये अगर आपका एक्सिस था और ये आपको फोकस गिवन है, तो ये वाली लाइन जो फोकस से पास हो रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और डबल ऑर्डिनेट क्या हुआ हमारा? डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट is a chord of the conic and perpendicular to the axis। so axis के perpendicular और कोनिक की कोड को हम डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे।
तो अब इतना पढ़ लिया, बेसिकली इसके ऊपर एक दो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ याद भी रहे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, व्हाट कोनिक डज 13x स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 37y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 रिप्रेजेंट, ये हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? तो बेटा ये रिप्रेजेंट किस चीज को करेगा, इसके लिए सबसे पहले तो आपको डेल्टा फाइंड आउट करना है। डेल्टा इट मींस abc प्लस 2fgh माइनस f स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। To do that, you compare the given equation with the second general equation of second degree. A is equal to 13 मिला, h is equal to minus 9 मिला, b is equal to 37 मिला, g is equal to 2g 2 के इक्वल था तो g की वैल्यू 1, 2f 14 के इक्वल था तो f is equal to 7 और c equal to minus 2 मिला। So ABC it means 13 into 37 into minus 2, ABC plus 2FGH, 2, F is equal to 7, G is equal to 1 and H is equal to minus 9, minus AF square 13 and F square it means 7 square, minus B G square minus C, minus minus will become plus 2 and H square it means minus 9 होल स्क्वायर। तो जब आप डेल्टा को यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको डेल्टा की वैल्यू मिलती है माइनस 1600, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस योर कोनिक इज ए नॉन डीजनरेटेड कोनिक, यानी कि जो आपका कोनिक है वो गारंटीड सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में से कुछ एक होगा। बट अब देखते हैं क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एच स्क्वायर माइनस ए बी पे। एच स्क्वायर इट मींस माइनस 9 होल स्क्वायर, ए बी इट मींस 13 इंटू 37। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि दिस वैल्यू इज लेस देन 0, और अगर h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है देन द कोनिक इज ए एलिप्स। तो कोनिक आपका कैसा होता है, एक एलिप्स होता है। और बेटा दोबारा एक बार रिवाइज करो, को एलिप्स के केस में सेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ये कि हमारा एक कोनिक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फॉर what values of lambda the equation, एक इक्वेशन गिवन है of conic 2xy plus 4x minus 6y plus lambda equal to 0 represent two real intersecting straight line, two real intersecting straight lines। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करता है। सो बेटा अगर डेल्टा की वैल्यू 0 देन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री विल रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करके ए बी सी एफ जी एच सी इनकी सबकी वैल्यू निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज आल्सो 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 2, इट मींस 2h इज इक्वल टू 2, सो h इज इक्वल टू 1, 2gx 2g इज इक्वल टू 4, सो g इक्वल टू 2, 2fy 2f is equal to minus 6, so f is equal to minus 3 and c is equal to lambda। अब फाइंड आउट करते हैं डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा इट मींस abc plus 2fgh, it means 2 into minus 3 into 2 into 1 minus af square minus bg square minus ch square is equal to 0। so minus 6 into 2 minus 12, सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई निकल के आपकी, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 12। तो ये आपका क्या बन गया यहाँ पे हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये रियल है या नहीं उसके लिए आपको एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करना पड़ेगा। एच स्क्वायर इट मींस 1 स्क्वायर एंड ए बी इज 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, इट मींस लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस हुई तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी ऑटोमेटिकली हो गई। तो दोस्तों आज के साथ जो हमारा बेसिक्स ऑफ कोनिक्स था वो लेक्चर हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और पैराबोला पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
आई होप आप वीडियो को पॉज कर करके बीच बीच में अपने नोट्स बना रहे हैं, साथ ही साथ जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं तब आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सोल्व भी कर रहे हो। और सीधी सी बात है, पढ़ना आप लोगों को ही है, तो नोट्स अपने प्रॉपर बनाइए। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी एक एनकरेजमेंट मिल सके वीडियोस बनाने का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।